यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऐलान के बाद से ही लोग इसके बारे में हर एक डिटेल जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बेसिक सैलरी के हिसाब से कितनी पेंशन मिलेगी, फैमिली को कितनी पेंशन मिलेगी, यूपीएस और एनपीएस में कौन सी स्कीम ज़्यादा फायदेमंद है। कर्मचारियों के पास अब यूपीएस या एनपीएस में पेंशन के लिए किसी एक ऑप्शन को चुनने का मौका दिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक बार ही अपनी पसंद बता सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपीएस और एनपीएस में कौन सी स्कीम बेस्ट है, आपको कौन सी स्कीम चुननी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अदिति शॉ और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। सबसे पहले एनपीएस के बारे में जानते हैं। एनपीएस में आपको क्या क्या मिलता है। एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट का प्लान है। एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह शुरू किया गया। ये कहा गया कि निवेश के चलते कर्मचारियों को पेंशन की रकम में कुछ पैसा बढ़कर भी मिल सकता है। एनपीएस के तहत कर्मचारी कई बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्राइवेट कंपनियों के जरिए कई स्कीमों में निवेश कर सकते हैं। आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी जैसी बैंक और एलआईसी कुल 9 पेंशन फंड मैनेजर्स ये स्कीम प्रोवाइड करते हैं। हाई रिस्क के बावजूद भी इन स्कीम में निवेश पर 15% तक ही रिटर्न मिलता है, जबकि घाटा होने पर नुकसान भी हो सकता है। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और डीए का 10% पैसा कटता रहता है और सरकार भी कर्मचारी की सैलरी का 14% हिस्सा अपने पास से उसके फंड में जमा करती है। इस फंड का एक हिस्सा कर्मचारी किसी भी समय निकाल सकता है। अगर फंड का 60% तक पैसा निकाला जाए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। बाकी 40% पैसा एन्युटी में निवेश कर दिया जाता है, जो कि इस रकम का निवेश शेयर मार्केट में हो रहा है, इसलिए ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इस 40% रकम में संभव घटाव बढ़ाव के बाद फंड में बची कुल रकम रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय के तौर पर कर्मचारी को मिलती रहती है। मतलब इस रकम से कर्मचारी की हर महीने एक पेंशन बंध जाती है। ओपीएस एक तय पेंशन का प्लान था। एनपीएस के उलट ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन के लिए अपने पास से कोई रकम नहीं देनी होती थी। कर्मचारियों को सरकार के खजाने से अपनी आखिरी सैलरी का फिक्स 50% बतौर पेंशन मिलता था। साथ ही सरकार हर 6 महीने पर कर्मचारी को महंगाई भत्ता भी देती थी, जिसे एनपीएस के तहत बंद कर दिया गया था। ओपीएस के तहत जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ भी मिलता था और ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए तक की थी। इससे केंद्र सरकार और राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। हालांकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि ओपीएस के तहत कुल कर्मचारियों में से 12% को ही पेंशन का लाभ मिलता था। बाकी 88% कर्मचारी पेंशन कवरेज से बाहर रहते थे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओपीएस और एनपीएस की कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं, ये भी जान लेते हैं। एनपीएस के 3 नियम जो यूपीएस में भी शामिल रहेंगे। एनपीएस के तहत अब तक पेंशन देने के लिए कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पैसा कटवाते थे। यूपीएस के तहत कर्मचारी अभी भी 10% हिस्सेदारी देते रहेंगे। हर 3 साल पर समीक्षा करके सरकार अपनी हिस्सेदारी में बदलाव भी कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की 10% की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मेडिकल रीइंबर्समेंट और एरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये दोनों फायदे एनपीएस के तहत भी उसी तरह दिए जाते रहेंगे जिस तरह ओपीएस में दिए जाते थे। ओपीएस के 2 नियम जो यूपीएस में भी शामिल रहेंगे। हर महीने तय पेंशन की मांग के चलते सरकार ने सैलरी की 50% रकम को बतौर पेंशन हर महीने देने की बात कही है। ये प्रावधान ओपीएस की ही तरह है। ग्रेच्युटी और जनरल प्रोविडेंट फंड को लेकर यूपीएस में अलग से कोई घोषणा नहीं की गई। हालांकि ये कहा गया है कि हर 6 महीने की सर्विस पूरी होने पर कुल सैलरी और डीए का 10% जोड़कर आखिर में एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। ग्रेच्युटी को लमसम अमाउंट ही कहा जाता है। कर्मचारियों के फायदे की 3 बातें जो बिल्कुल नहीं है। सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से ही देती थी। अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी। अब यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया है। साथ ही कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपए भी तय कर दिए गए हैं। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन की 5 बड़ी खूबियां भी गिनवाई है, वो भी आपको बता देते हैं। आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा।
यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपए बेसिक पे मिलती थी तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज्यादा साल हो गए हैं। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। 10 साल या ज्यादा नौकरी वालों को मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो, उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपए जरूर मिलेंगे। मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी ने 12 साल की सर्विस के बाद किसी वजह से रिटायरमेंट ले लिया है और उसकी बेसिक पे भी 20,000 रुपए से कम है, तो भी उसे हर महीने 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी जोड़ी जाएगी। अश्विनी वैष्णव के अनुसार महंगाई जोड़े जाने पर आज के अनुसार ये पेंशन करीब 15,000 रुपए बैठेगी। फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डियरनेस रिलीफ मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन, अगर कर्मचारी उस समय रिटायर हो गया होता है तो उससे जो पेंशन मिलती है का 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा, पहले इसे डियरनेस अलाउंस यानी डीए कहते थे, वो भी मिलेगा। ये डियरनेस रिलीफ AICPIW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अनुसार मिलेगा। पेंशन के अलावा लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा। सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के तौर पर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। अब बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन के हिसाब से कितनी पेंशन बनेगी ये भी समझ लेते हैं। जिनकी बेसिक सैलरी 60, 70 और 80,000 रुपए है तो उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। अगर आपकी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 60,000 रुपए है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत 30,000 रुपए डीआर जोड़कर पेंशन दिया जाएगा। वहीं कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को 18,000 रुपए डीआर जोड़कर दिया जाएगा। 60,000 सैलरी पर पेंशन, 60,000 रुपए का 50% प्लस डीआर इज इक्वल टू 30,000 रुपए प्लस डीआर। 30,000 पेंशन पर फैमिली पेंशन, 30,000 रुपए का 60% प्लस डीआर इज इक्वल टू 18,000 रुपए प्लस डीआर। 70,000 रुपए बेसिक सैलरी पर पेंशन, अगर किसी कर्मचारी की 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 70,000 रुपए है और उसने कम से कम 25 साल तक नौकरी की है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत पेंशन कुछ ऐसे मिलेंगे। 70,000 सैलरी पर पेंशन इज इक्वल टू 70,000 रुपए का 50% प्लस डीआर इज इक्वल टू 35,000 रुपए प्लस डीआर। 35,000 पेंशन पर फैमिली पेंशन, 35,000 रुपए का 60% प्लस डीआर इज इक्वल टू 21,000 यानी कि 21,000 रुपए प्लस डीआर। 80,000 बेसिक सैलरी पर कितनी पेंशन बनेगी। अगर किसी एम्प्लॉय की एवरेज बेसिक सैलरी 80,000 रुपए है और उसने कम से कम 25 साल तक नौकरी की है तो उसे यूपीएस के तहत पेंशन इतना मिलेगा। 80,000 सैलरी पर पेंशन इज इक्वल टू 80,000 रुपए का 50% प्लस डीआर इज इक्वल टू 40,000 रुपए प्लस डीआर। 40,000 पेंशन पर फैमिली पेंशन, 40,000 रुपए का 60% प्लस डीआर इज इक्वल टू 24,000 रुपए प्लस डीआर। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन योजना की घोषणा की जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये योजना सरकारी कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन पर पेंशन का लाभ देगी। इस योजना के तहत निश्चित पेंशन मिलेगी, साथ ही कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन भी दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।